नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। इधर 292 करोड़ के आबकारी घोटाले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ईडी के सवालों से दो चार हो रहे हैं। 7 ऐसे आरोपी हैं इस वक्त ईडी की कस्टडी में, जिनके सामने बैठाकर मनीष सिसोदिया से पूछताछ हो रही है। और दूसरी तरफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कभी राजस्थान तो कभी मध्य प्रदेश इनके दौरों में लगे हुए हैं। जगह जगह जाकर कट्टर ईमानदारी की दुहाई दे रहे हैं और अब उन्होंने ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और वहां पर भी अरविंद केजरीवाल ने लोगों को मुफ्त में बिजली पानी की रेवड़ी बांटने का ऐलान कर दिया है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर अरविंद केजरीवाल इतनी जल्दबाजी में क्यों हैं? क्या कहीं उन्हें ईडी के सम्मन का डर सता रहा है? आखिर क्यों उन्होंने मनीष सिसोदिया को इस वक्त अकेले छोड़ दिया है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ जाने माने वरिष्ठ पत्रकार ओमकार चौधरी जी मौजूद हैं। नमस्कार ओमकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे याद करने के लिए, और आपके दर्शकों को मेरा भी नमस्कार। मैं आपसे ये समझना चाह रही हूं कि ये जो जासूसी कांड है, जो एक और कांड आम आदमी पार्टी सरकार के नाम जुड़ गया है दिल्ली में, ये कांड क्या है? हालांकि इसकी जांच तो सीबीआई पहले से कर रही थी, लेकिन कांग्रेस एनआईए जांच की मांग क्यों कर रही है? देखिए, एनआईए जांच तो इसमें इसलिए नहीं बनती है कि एनआईए ऐसी तमाम दुर्घटनाओं की जांच करती है जो या तो आतंकवाद से जुड़ी हुई हों या जिनकी जड़ें देश से बाहर हों, क्योंकि सीबीआई जो है वो तो देश के भीतर जांच करती है। एनआईए को परमिशन है कि विश्व के किसी भी हिस्से में जाकर के वो अगर कहीं लिंक जुड़ रहे हैं किसी घटना के, तो वो वहां जाकर के भी जांच पड़ताल कर सकती है। इसलिए ये एक शिगुफा हो सकता है कांग्रेस का। लेकिन जहां तक प्रश्न है कि ये एफबीआई वाला मामला है क्या, ये एफबीयू वाला मामला क्या है, फीडबैक यूनिट वाला, आपको याद होगा और बहुत सारे दर्शकों को पता होगा, जानकारी होगी कि दिल्ली पुलिस के तहत एक यूनिट काम करती है जिसको लेकर के अरविंद केजरीवाल ने शुरू में बड़ा हंगामा किया था और ये कहा था कि ये जो विंग है दिल्ली पुलिस की, ये हमारे तहत काम करनी चाहिए। एसीबी। और वो केंद्र सरकार उसको देने को तैयार नहीं थी, होम मिनिस्ट्री उसको देने को तैयार नहीं थी। तो ये लोग फिर कोर्ट भी गए थे, कोर्ट से भी इनको कोई राहत नहीं मिली और कोर्ट से कह दिया गया कि होम मिनिस्ट्री के तहत ही ये काम करेगी, दिल्ली सरकार के तहत नहीं करेगी। तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक रास्ता निकाला। जो सतर्कता विभाग है दिल्ली सरकार का, उसके तहत जिसको हेड कर रहे थे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उसके तहत इन्होंने ये फीडबैक यूनिट एक अलग से विंग गठित कर दी। और इनका कहना ये है कि साहब, इसको तो हमने इसलिए गठित किया था ताकि हमें अलग अलग डिपार्टमेंट में जो कामकाज हो रहे हैं वहां कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है, इसकी फीडबैक ये हमें देती रहे। लेकिन बाद में जब सतर्कता विभाग के ही एक अफसर ने शिकायत की एलजी से कि यहां तो कुछ और हो रहा है, तो एलजी ने फिर उसकी जांच सीबीआई के सुपुर्द की। तो सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की कि भाई ये फीडबैक यूनिट है क्या और इससे कराया क्या जा रहा था। सीबीआई को पता चला कि जो उसका मूल काम था वो तो कर रही थी वो 40%, और 60% काम तो वो जो विपक्षी दलों के नेता हैं उनकी जासूसी कर रही थी, जो आम आदमी पार्टी के ही कुछ और नेता हैं उनकी जासूसी कर रही थी, कुछ पत्रकारों की जासूसी कर रही थी, और जुडिशियरी से जुड़े हुए भी कुछ लोगों की जासूसी कर रही थी। तो सीबीआई ने होम मिनिस्ट्री को एक चिट्ठी लिखी है, बल्कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से ये चिट्ठी गई है और इसमें कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की अनुमति मांगी गई है।
अब इसमें क्या कहा गया है, ये दर्शकों के लिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। जी। जो सीबीआई ने, जो तत्कालीन इनके सतर्कता निदेशक थे सुकेश कुमार जैन, जी। एफबीयू के संयुक्त निदेशक और सीएम के विशेष सलाहकार राकेश कुमार सिन्हा और फीडबैक यूनिट के 2 वरिष्ठ अधिकारियों प्रदीप कुमार पुंज और सतीश खेत्रपाल और गोपाल मोहन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मंजूरी मांगी और इसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने की अनुमति मांगी। ये जो गोपाल मोहन है, ये भ्रष्टाचार विरोधी मामलों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सलाहकार के तौर पर काम कर रहे थे, ऐसा आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है। तो अंजू जी, आप समझ सकती हैं कि जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑलरेडी नई आबकारी नीति में बड़े घोटाले की वजह से सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अब तो ईडी के द्वारा भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और ईडी उनसे अभी 7 दिन की इंट्रोगेशन कर रही है, रिमांड पर लेकर के, कस्टडी में लेकर के। उन मनीष सिसोदिया की मुश्किलें इस जासूसी कांड में भी कितनी बढ़ने वाली हैं। बिल्कुल। पर सबसे मजेदार बात यह है कि इधर अरविंद केजरीवाल को देखिए आप, राजस्थान, कभी मध्य प्रदेश के चक्कर काट रहे हैं। आप देखिए आज उन्होंने भोपाल में क्या कहा है कि उनकी पार्टी बहुत ईमानदार है और एक बहुत बड़ा ऑप्शन है मध्य प्रदेश के लोगों के लिए, जो बीजेपी से भी दुखी आ चुके हैं और कांग्रेस से भी दुखी आ चुके हैं। तो वो तो वहां पर अभी भी अपने आप को एक कट्टर ईमानदार पार्टी के तौर पर पेश करने में लगे हुए हैं और यहाँ बेचारे मनीष सिसोदिया ईडी की कस्टडी में सवालों से दो चार हो रहे। कई बार तरस आता है इन लोगों पर कि ये कितना अंतर विरोधी जीवन जीने के लिए अभिशप्त हो गए हैं। एक तरफ आप भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं, आपके नेता एक के बाद एक गिरफ्तार हो रहे हैं, उनको जेल भेजा जा रहा है, जमानत मिल नहीं रही है, क्योंकि अदालतें ये देख रही हैं कि जिनकी गिरफ्तारी हो रही है उनके खिलाफ वास्तव में सबूत हैं। ये कट्टर ईमानदार हैं जी, ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री हैं जी, ये दुनिया के सबसे बेहतरीन स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं जी। मोदी जी को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि दिल्ली में एजुकेशन के सेक्टर में या हेल्थ सेक्टर में इतना बेहतरीन काम हो जी, इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरा कहना यह है कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लूटा। अगर तुम ईमानदारी के नाम पर आए थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अन्ना ने 2011-12 में दिल्ली की सड़कों पर, बेंगलुरु की सड़कों पर, मुंबई की, कलकत्ता की, दूसरे महानगरों की सड़कों पर यूथ को एक तरीके से मोटिवेट करके तिरंगे लेकर के उतार दिया था, और तुम लोगों ने भी अन्ना आंदोलन के गर्भ से निकल करके उस वातावरण का फायदा उठाने के लिए राजनीतिक दल गठित किया था। तो वो जो आप बड़े बदलाव के सपने लोगों को दिखा रहे थे, उसका क्या हुआ? आप बड़े बदलाव तो क्या करते, आप तो जो परंपरागत राजनीतिक जमात है इस देश की, उनसे भी आगे निकल गए और कोई सबूत भी शेष ना रहे, इसलिए आप लोगों ने तो वो कारनामे कर दिए जो अब आपके गले का बड़ा घंटा बनने जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने फोन नष्ट किए ताकि फुटप्रिंट जो है वो बाकी ना रहे, एजेंसियों को मेहनत करनी पड़े सारी व्हाट्सएप चैट या कॉल वगैरह रिकॉल करने के लिए। वो तो ये होता है ना कि जब आप इतने बड़े कर्म कांड करते हैं, कोई भी घटना होती है वो अपने पीछे कुछ ना कुछ ऐसे फुटप्रिंट छोड़ जाती है कि चीजें एजेंसियों के हाथों में आपकी गर्दन आनी ही आनी है। तो वो हर जगह से थोड़ा व्हाट्सएप चैट आपने डिलीट किए हैं, किसी ना किसी के पास तो मिल जाएंगे ना। वो मिल गए हैं एजेंसी को और अब इनको जवाब देना भारी पड़ रहा है। तो ईडी आमतौर पर अंजू जी किसी की गर्दन तभी पकड़ती है जब उसके पास सॉलिड प्रूफ होते हैं।
सीबीआई पर, दूसरी एजेंसियों पर आप कह सकते हैं कि जी उनका केसों को, आरोपों को साबित करने का जो रेशियो है, औसत है, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, उतना अहम नहीं है, उतना बढ़िया नहीं है। पर जहां तक ईडी का प्रश्न है, ईडी तो आप पर हाथ ही तब डालती है जब उसके पास सॉलिड प्रूफ होते हैं, और जब वो ट्रेल करती हुई उनके पीछे तक जाती है और पता लगा लेती है कि आपने अगर कहीं कोई ऐसा कर्म कांड किया है, भ्रष्टाचार किया है, तो वो कहां तक पहुंचा है, यानी उसका उद्गम स्थल और उसका जो मास्टरमाइंड अंतिम है। पड़ाव है वो कहां तक पहुंचा है। जब ये सारी चीजें ईडी के हाथ में आ जाती है, वो तभी आपको गिरफ्तार करती है। तो और सर सबसे मजेदार इनकी सर सबसे मुसीबतें इतनी बढ़ने वाली हैं कि इनकी समझ में नहीं आएगा कि इस चक्रव्यूह से निकलें कैसे। और ओंकार जी, सबसे मजेदार बात यह है कि एक तो डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर दिया है आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों को समझाने के लिए कि देखिए कैसे सत्येंद्र जैन को फंसाया गया, कैसे मनीष सिसोदिया को फंसाया गया। और अब तो कहा जा रहा है कि एक बड़े लेवल पर एक मुहिम शुरू की जाएगी कि जो एजुकेशन पॉलिसी का जो मॉडल है मनीष सिसोदिया का, वो दुनिया में सबसे बड़ा था। ये सब भी करने की कोशिश की जा रही है। तो यानी कि मनीष सिसोदिया जेल के अंदर बैठे रहे, लेकिन बाहर बैठकर अरविंद केजरीवाल उसका पूरा फायदा उठाते रहेंगे। जो लोग इतनी बेहयाई पर उतर आए कि बहुत छोटे छोटे बच्चों से भी आप प्ले कार्ड तैयार करवाएं स्कूलों में जाकर के, क्या मनीष सिसोदिया को शिक्षा मंत्री के नाते किसी गबन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है? उनको तो गिरफ्तार किया गया है आबकारी नीति में जो उन्होंने कुछ कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए पॉलिसी में फेरबदल किए, और जो कारोबारियों को पहले 2% कमीशन मिलता था उसको बढ़ा करके 12% कर दिया, जिनमें से 6 से 8% इनकी जेब में आ रहा था। कहीं ना कहीं ये उनसे खर्च करवा रहे थे, चाहे चुनाव में या दूसरे कामों में। कहते तो ये भी हैं कि इन्होंने प्रॉपर्टी बनाई है, बेनामी प्रॉपर्टी बनाई है, किन्हीं दूर के रिश्तेदारों, किन्हीं मित्रों, किन्हीं शुभचिंतकों के नाम पर। अब वो सारी चीजें चूंकि ईडी के हाथ में भी आ गई हैं, सीबीआई के साथ साथ, तो वो छुप तो पाएंगी नहीं, वो सारी चीजें निकलेंगी अब। तो ये जो डोर टू डोर कैंपेन की बात आप कर रही हैं कि साहब मनीष सिसोदिया की कट्टर ईमानदारी के बारे में बताया जा रहा लोगों को, या सत्येंद्र जैन की कट्टर ईमानदारी के बारे में बताया जा रहा, दिल्ली में कुछ हमें भी आश्चर्य होता है कभी कभी सोच करके कि ये फ्री के चक्कर में इनको बार बार दिल्ली की जनता रिपीट कर रही है। कुछ लोग हो सकते हैं जो इनकी बातों पर आंख मूंद करके भरोसा कर लेते हों कि ये जो कह रहे हैं वही सही है, और जो एजेंसियां कर रही हैं शायद वो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का जो एक खुन्नस है इनके प्रति, उसकी वजह से ये सब हो रही है। लेकिन हकीकत अब बहुत सारे लोग जानने लगे हैं, और चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है वो तो चूंकि अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के द्वारा ओबलाइज्ड है, इसलिए वो चीजों को अब उस तरीके से दिखाता भी नहीं है। इनके भ्रष्टाचार को बताने के बजाय छुपाता ज्यादा है। लेकिन ये सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया के ज़माने में हमारे आपके जैसे बहुत सारे अब जो अलग अलग संस्थानों में बहुत सम्मानित पदों पर रह चुके हैं, वो अपने चैनल लेकर के आ गए हैं। उनको तो दिल्ली सरकार से या किसी सरकार से रेवेन्यू चाहिए नहीं, विज्ञापन चाहिए नहीं। उनके वो तो ईमानदारी से अपना काम करते हैं, यूट्यूब से उनको पैसा आ जाता है जितना उनका महीने में बनता है, और वो साहसपूर्ण तरीके से, ईमानदारी से जो सच है, यानी दूध का दूध और पानी का पानी करते हुए अपना विश्लेषण लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। जी। तो लोगों को अब सच्चाई पता लगने लगी है। डर इस बात का है इन लोगों को कि चूंकि लोग अब जान गए हैं इनकी असलियत, कि ये आए थे बड़े बदलाव करने के लिए,
ये आए थे भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, ये आए थे वैकल्पिक राजनीति देने के लिए, देश को बदलने के लिए, और ये तो उनसे भी निकम्मे, नालायक और भ्रष्ट निकले। तो इनको डर इस बात का है कि अगर हम लोगों की निगाहों से उतर गए, यानी अगर हमने लोगों का भरोसा खो दिया, तो उसके बाद हमारी भी वही गति होने वाली है जो कांग्रेस की हुई है। मनमोहन सिंह के समय क्या हुआ? 2004 से 2014 के बीच में भ्रष्टाचार के कितने मामले सामने आए थे। बिल्कुल। तो अगर पब्लिक के मन में ये आ जाए कि ये पब्लिक जो है ये केवल भ्रष्टाचार ही कर रही है, तो उसके बाद तो उसको उतार फेंकते हैं ना। बाकी सारी चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन भ्रष्ट लोगों को अभी भी जो आम जनता है वो बर्दाश्त नहीं करती है। तो इनको ये नहीं है कि हमें सच बताना, सच बताएं तो फिर ये बताएं ना कि मनीष सिसोदिया बेवड़ों को रात को 3 बजे तक दारू परोसने के आरोप में और कुछ दक्षिण के कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। अगर नैतिक साहस है तो ये सच बताएं दिल्ली के पब्लिक को, डोर टू डोर जाकर के। या सत्येंद्र जैन ने 2015 में 2016 में कलकत्ता की एक फर्म के जरिए काले धन को सफेद करके दिल्ली मंगाया था, यानी वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अंदर हैं, ये बताएं। तो ये अलग अलग राग क्यों अलाप रहे हैं? जो मैंने शुरू में कहा कि ये इतना अंतर विरोधी जीवन जी रहे हैं, इनको रातों को नींद कैसे आती होगी? मैं तो कई बार ये सोचता हूं कि आपको पता है कि आपके जो नजदीकी हैं, करीबी हैं, वो कितने गंभीर आरोपों में गिरफ्तार हुए हैं और फंस चुके हैं, और वो शिकंजा अब आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि ईडी ने कोर्ट में नाम ले दिया है अरविंद केजरीवाल का भी और संजय सिंह का भी। तो अगला समन इनको कब आ जाएगा इनको पता है, इसके संकेत मिल चुके हैं। तो ये अपनी जमीन बचाने के लिए, लोगों का भरोसा ना टूटने पाए आम आदमी पार्टी से, इसके लिए डोर टू डोर जा रहे हैं। और ओंकार जी, एक सोच ये भी है, जैसे कि हमने देखा 9 महीने तक सत्येंद्र जैन को मंत्री बनाए रखा। उस वक्त उनके जितने भी केस लड़े गए वो सारे सरकारी पैसे से लड़े गए। जो करोड़ों का खुलासा हुआ था हाल फिलहाल में कि अभिषेक मनु सिंघवी को या कपिल सिब्बल को करोड़ों दिए गए, वो सरकारी खजाने से गए। लेकिन 24 घंटे हुए थे, मनीष सिसोदिया को तुरंत उनसे इस्तीफा ले लिया गया। और जाहिर है अब जो वो केस लड़ रहे होंगे वो तो अपने पर्सनल लेवल पर लड़ रहे होंगे, या अब उनको भी सरकारी खजाने से पैसा जा रहा होगा? सरकारी खजाने से नहीं भी जा रहा होगा तो आम आदमी पार्टी के पास अब इतना पैसा तो है कि वो जेल जा रहे अपने पूर्व मंत्रियों का केस लड़ सके और वकीलों की झोली भर सके। और वकील भी जरा आप देख लीजिए कौन चेहरे हैं जो कांग्रेस के नेताओं के भी मुकदमे लड़ते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो लालू का मुकदमा भी लड़ते हैं, जो शरद पवार का मुकदमा भी लड़ते हैं, जो उद्धव ठाकरे का मुकदमा भी लड़ते हैं, वही अरविंद केजरीवाल का मुकदमा भी लड़ रहे हैं, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का भी लड़ रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि जितने विपक्षी दलों के नेता अलग अलग राज्यों में अलग अलग भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में फंसे हुए हैं, उनके सबके वही कॉमन वकील हैं, वही 4-5 चेहरे हैं जो उद्धव ठाकरे के करीबियों के लिए भी लड़ते देखे जा सकते हैं। शरद पवार के आपके अनिल देशमुख हों, नवाब मलिक हों, उनके केस भी लड़ते देखे जाते हैं। हाँ, बॉम्बे हाई कोर्ट में उनके अलग वकील हो सकते हैं, कभी कभी इनका भी अपीयरेंस हो जाता होगा, लेकिन जहां तक सुप्रीम कोर्ट का प्रश्न है, अधिकांशतः वही चेहरे आपको देखने को मिलते हैं। तो वकीलों की भी कमाई हो रही है, उनका भी तो अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, करोड़ों रुपया मतलब उनके घरों में भी जा रहा है। तो सब खुश हैं सिवाय उनके जिनको जेलों में अब रातें बितानी पड़ रही हैं, और कभी ना कभी ठंडे दिमाग से वो सोचते होंगे
कि अरविंद केजरीवाल ने अच्छा फंसाया है उनको, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इतने सुरते तो हैं, इतने चालाक तो हैं कि इन्होंने कोई डिपार्टमेंट अपने पास नहीं रखा। इन्होंने सबको विभाग बांट दिए और अपने पास एक भी, ये पूरे देश में अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने पास कोई विभाग नहीं रखा है। शायद सरकार बनते ही इनकी अक्ल में ये बात आ गई थी कि भाई ये सब तो करना है, कमीशन तो मांगना है, पार्टी तो ऐसे ही चलानी है, और जो बेनामी संपत्ति निकलेगी वो भी हमें बनानी है किसी तरीके से, पर ये काम किसी फाइल पर मेरे सिग्नेचर ना मिल जाए, यानी मैं बचा रहा हूं, बाकी की गर्दन फंसती हो फंसते रहे, वो जेल जाते हो तो जाएं। लेकिन चालाकी तो इन्होंने बहुत की थी अंजू जी। जिस तरीके से 170 से ज्यादा मोबाइल फोन तोड़ दिए गए, नष्ट कर दिए गए, चालाकी तो इन्होंने की थी। लेकिन वही है, अपराधी कितना भी शातिर हो वो फुटप्रिंट छोड़ता है, तो कहीं ना कहीं वो चीजें पकड़ में आ गई और अब इनको जवाब देना भारी पड़ रहा है। आपने बात की ओंकार जी की मैं बहुत है अरविंद केजरीवाल में, मुझे तो वो नार्सिसिस्ट लगते हैं, क्योंकि आप देखो ना जितने भी विज्ञापन होते थे आम आदमी पार्टी के, काम किसी भी विभाग का हो, वो विभाग कभी भी अरविंद केजरीवाल के पास नहीं रहा, वो सिर्फ सीएम रहे, लेकिन इसके बावजूद उस विज्ञापन पर जो बड़े बड़े दिल्ली में होर्डिंग्स लगते हैं उन सब में अरविंद केजरीवाल ही नजर आते हैं, चाहे डेंगू का मच्छर हो या फिर शिक्षा विभाग हो। ऐसा क्यों है? और फिर मेरा इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल ये भी है आपसे कि ऐसा क्यों हुआ इन 10 सालों में कि अरविंद केजरीवाल को जो भी पार्टी में एक कंपटीशन दे सकता था वो सब के सब चले गए? देखिए, जिन जिन विभागों में टेंडर छोड़े जाते हैं उन विभागों में भ्रष्टाचार की भरपूर गुंजाइश होती है, और संयोग कह लीजिए या दुर्घटना कह लीजिए, ऐसे इनके करीबियों को इस तरह के विभाग दिए गए। हो सकता है ये सोची समझी रणनीति बनाई हो इन लोगों ने कि जो भी गुलगपाड़ा करना है, भ्रष्टाचार करना है, जो भी कमाई करनी है, ये इनके इन प्रकार वो बस हम 3-4 के बीच में ही रहे, बाकी को पता ना लगे। पर होंगे आप नौकरशाह, रहे होंगे आप इनकम टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर, पर गलतियां कोई भी करे, भ्रष्टाचार कोई भी करे, वो पकड़ा जाता है। और कितनी भी चालाकी कर लो, भले ही मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन इनके बहुत खासम खास रहे हों, पर जब चीजें सामने आ जाती हैं और अगर कोई ढंग का प्रधानमंत्री बैठा हो और गृह मंत्री बैठा हो और एलजी भी उनके काम पर, उनके इशारे पर या उनके कड़े निर्देशों पर सीधी कार्रवाई करने की मतलब संकल्पना रखता हो, दृढ़ इच्छा शक्ति रखता हो, तो फिर नहीं बच सकते आप। तो जो एक छवि बना करके रखी थी कि जी हम तो कट्टर ईमानदार हैं, मतलब ईमानदार अपने आप में संपूर्ण शब्द है, लेकिन ये एक और शब्द ले आए ढूंढ करके, कट्टर। तो भैया कट्टर हो तो अब जितने आरोप लग रहे हैं इनसे जरा निकल करके दिखाओ। और सीबीआई तो जो भ्रष्टाचार निरोधक धाराओं में एफआईआर लॉज करती है, उसमें सीबीआई को ही ये साबित करना होता है कि इनके खिलाफ ये सबूत है। लेकिन ईडी जो मामले दर्ज करती है उसमें तो अभियुक्त को बताना पड़ता है कि मैं बेकसूर हूं, ये साबित करना पड़ता है कि मैं बेकसूर हूं, क्योंकि ईडी तो अदालत के सामने प्रमाण पेश करती है, सबूत रखती है कि ये सबूत इनके खिलाफ हैं, अब इन पर बहस हो और ये अपने तर्क प्रस्तुत करें कि जो दस्तावेज पेश किए गए हैं वो सही नहीं है। तो इनकी मुश्किलें, जैसा मैंने पहले कहा है, कि बहुत बढ़ने वाली हैं अंजू जी। ओंकार जी, मैंने जो दूसरा सवाल पूछा था फिर से पूछ रही हूँ आपसे कि ऐसा क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल के साथ जितने भी लोग शुरुआत से जुड़े हुए थे वो सब बिछड़े, सभी बारी बारी हो गए।
आप प्रशांत भूषण ले लीजिए, योगेंद्र यादव, आशुतोष, आशीष खेतान, कपिल मिश्रा, ये सब लोग ऐसा लगता है कि जो जो पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को चुनौती देने की सक्षमता रखते थे, उन सबको किनारे लगा दिया गया, या ऐसे हालात बना दिए गए कि वो खुद ही पार्टी छोड़कर चले जाएं। नहीं, वो सक्षम थे कि नहीं थे इनके नेतृत्व को चुनौती देने में, वो तो सेकेंडरी चीज हो गई। मेन बात यह है इनके भीतर बैठा हुआ अनसिक्योरिटी का भाव कि अगर मैं कुमार विश्वास को राज्यसभा में भेज दूं और वहां अगर उसने लच्छेदार 2-4 भाषण दे दिए या प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में वो छा गया तो मेरे से बड़ा नेता बन जाएगा। या प्रशांत भूषण जो सुप्रीम कोर्ट में तमाम तरह के पीआईएल दाखिल करके एक जमाने में तो प्रमुख चेहरा बन गए थे ना, तो प्रशांत भूषण में भी वो योग्यता थी। या लपेट करके बातें करने वाले, घुमा फिरा करके बातें करने वाले योगेंद्र यादव, वो बड़े नेता ना बन जाएं। इसी तरीके से ये आशुतोष हों, आशीष खेतान हों, जितने भी आपने नाम गिनाए हैं, वो सब के सब अगर शुरू से या कुछ समय बाद इनके साथ आकर के लगे थे और इनके हर आंदोलन में, हर मुहिम में, हर नाटक नौटंकी में, एक बार याद है आपको 26 जनवरी को ये लिहाफ ले करके लौट गए थे वहां पार्लियामेंट के नजदीक, विजय चौक पे। हाँ, तो इस तरह के जितने भी इनके ड्रामे और नाटक नौटंकी रहे, उसमें जो साझेदार थे उनको ये तो कम से कम उम्मीद थी ना कि भाई देर सवेर हमें भी कुछ तो इनाम मिलेगा, ये मेहरबान होंगे हम पे, हम इनके संघर्ष के साथी हैं। तब इनको कोई गुप्ता जी याद आ गए, दिल्ली के कोई धनपति थे, एक और याद आ गए, उनको पार्टी ने जो है राज्यसभा में भेज दिया। इसी तरीके से पंजाब में भी एक आध राघव चड्ढा को या हरभजन को छोड़ दो तो बाकी के जो लोग गए हैं उनके बारे में भी यही परसेप्शन है लोगों का कि पैसा लेकर के जो है उनको सदनों में भेजा गया है, राज्यसभा में भेजा गया, सदनों में क्या, क्योंकि लोकसभा में तो अब इनका कोई सदस्य भी नहीं बचा है। संगरूर सीट खाली हो गई थी जब भगवंत मान को चीफ मिनिस्टर बनाया था। तो इसलिए एक एक करके या तो खुद विदा हो गए जब उनके सामने अपमानजनक परिस्थितियां पैदा कर दी गई, या इन्होंने बेइज्जत करके उनको निकलने के लिए मजबूर कर दिया। और योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के साथ क्या हुआ था उस मीटिंग में जब वो चले गए थे और उसके बाद उनको बीच में से ही भागना पड़ा, उन पर लगभग अटैक होने की स्थिति आ गई थी, क्योंकि पहले से रणनीति तैयार कर ली थी उन्होंने कि कैसे उनको उनसे छुटकारा पाना है। तो बचेगा कौन? अब लास्ट में देख लीजिएगा, जो और एक दो इनके पुराने मंत्रिमंडल सहयोगी बचे हुए हैं, उनके विभागों की भी जब जांच पड़ताल शुरू होगी, बचेंगे वो भी नहीं, क्योंकि गड़बड़ियां मनमानी हर विभाग में हुई है। और जहां जहां ये टेंडर छोड़े जाने या इस तरह की पॉलिसीज बदलने की इन्होंने कवायद की होगी, वो पॉलिसी क्यों बदली गई है, किसे फायदा पहुंचाने के लिए की गई है, ये सारी चीजें खुलकर के सामने आने वाली हैं। और आपको क्या लग रहा है कि जैसे मैं एक टर्म यूज कर रही थी कि अरविंद केजरीवाल ने जब कि नार्सिसिस्ट है वो, क्योंकि आपको याद होगा जो भाषण उन्होंने विधानसभा में दिया था, स्पेशल सत्र बुलाकर, और कहा था कि हम मालिक हैं दिल्ली के, ये एलजी थोड़े ही मालिक है, हमारे सिर पर लाकर बैठा दिया है। इस तरह की भाषा कोई सीएम कभी सदन में इस्तेमाल करता है, वो भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए शख्स के लिए? एक्चुअल में क्या है कि अरविंद केजरीवाल एक अलग तरह की राजनीति करते आ रहे हैं। वो एक अलग तरह की स्टाइल ले आए हैं और गलतफहमी के शिकार हैं। एक तो दिल्ली की जनता ने जो उनमें विश्वास जाहिर किया, उसके बाद अभी पंजाब की जनता ने भी कुछ और दिमाग खराब कर दिया, मैं तो ये कहूँगा। तो उसकी वजह से उनको लगता है कि मैं इस देश के
सबसे अलग किस्म के नेताओं में से हूं, तो मैं कुछ भी कह सकता हूं सदन में खड़े होकर के। और ये चालाकी है कि आप सदन में खड़े होकर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को गालियां बक दें या प्राइम मिनिस्टर को गालियां बक दें, क्योंकि सदन के भीतर आप बोल रहे हैं तो आप पर एफआईआर भी नहीं हो सकती, आप पर मानहानि का मामला भी नहीं चल सकता। सदन में आपके कुछ अधिकार हैं, उनका दुरुपयोग करते हैं और वहीं जाकर के गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अरविंद केजरीवाल हों या अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता हों, जो इस समय भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों का सामना करने के लिए अभिशप्त हो गए हैं, उनको ये बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि कोई किसी स्टेट का मालिक नहीं हो सकता है। नरेंद्र मोदी भी भारत के मालिक नहीं हो सकते हैं। ये सब ट्रस्टी हैं। ये केवल लोगों का जो जनादेश है उसकी पालना करने के लिए हैं। ये सेवक हैं, और सेवक खुद को मालिक बताना शुरू कर दे तो इससे ज्यादा निम्न स्तर की बात कोई दूसरी हो भी नहीं सकती है। जो असली मालिक है लोकतंत्र में वो जनता जनार्दन है। जनता जनार्दन ही आपको लेकर के आती है और जनता जनार्दन ही आपकी विदाई भी कर देती है। वो बहुत एक पुराना किस्सा है कि जब दूल्हे को बैठाया जाता है घोड़े पर तो नोटों की मालाएं डाल करके, फूलों की मालाएं डाल करके, और अगर कुछ ऐसी बात हो जाए तो फिर जूतों की माला भी गले में डलते हुए ज़्यादा समय लगता नहीं है। तो वही आलम जो है इस देश की जनता कई बार कर चुकी है, लोगों को उनकी जगह दिखा चुकी है। और पदों पर बैठे हुए लोग अगर अहंकार में डूब जाएं, अगर बड़ी बड़ी बातें करने लगें, विनम्रता खो दें, तो लोगों की नज़रों से गिरते हुए उनको अधिक समय लगता नहीं है। सारी चीज़ें कई बार पब्लिक बर्दाश्त कर लेती है, किसी का अहंकार बर्दाश्त नहीं करती है, और ख़ास तौर से जो ऊंचे पदों पर बैठे होते हैं उनका तो बिल्कुल नहीं। और एक सोच ये भी है ओंकार जी की कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने शायद मनीष सिसोदिया को भी साइडलाइन किया है, एक साजिश के तहत उनको इस तरह के घोटाले में फंसा दिया है। अब मनीष सिसोदिया को ये अक्ल कब आएगी या सत्येंद्र जैन को कब आएगी, ये हम भी देखना चाहते हैं। और जितने लोग फंसने जा रहे हैं, अब तो खैर अरविंद केजरीवाल भी स्पेयर नहीं रहेंगे, क्योंकि उनका नाम ऑलरेडी आ चुका है, ईडी उनका नाम ले चुकी है, समन उनको भी आएंगे। और अगर ये भी गए तो फिर क्या कहेंगे कि इनको किसने फंसाया। क्योंकि अगर आपकी बदनीयती है, अगर आपने तय कर लिया है कि हमको पावर का इस्तेमाल भ्रष्ट तौर तरीकों के लिए ही इस्तेमाल करना है, जनता की सेवा आप कितनी कर रहे हैं कितनी नहीं कर रहे हैं तो दिल्ली की जनता जाने, या पंजाब की जनता जान रही होगी जो उनको भुगतना पड़ रहा होगा वहां पर आपने खुद क्या किया है या अपने संगी साथियों से कराया है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और अब चूंकि 9 महीने से सत्येंद्र जैन अंदर हैं, तो उनको तो सोचने समझने का पर्याप्त समय मिल चुका है। तो उनके मन में तो जो इनके प्रति एक कहना चाहिए कि विचार था, वो पक्का हो गया होगा कि ये आदमी क्या है और इसने किस तरीके से यूज किया है। मनीष सिसोदिया अभी ताजा ताजा अंदर गए हैं, हो सकता है उनको थोड़ा चिंतन मनन में, आत्म मंथन में समय लगे, लेकिन विचार उनके मन में भी अल्टीमेटली आना है। आपको क्या लग रहा है, ईडी के कसते शिकंजे से डर के मारे कि पता नहीं कब सम्मन आ जाए, इसीलिए राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनावी दौरों में लगे हुए अरविंद केजरीवाल, ताकि जल्दी से जल्दी बात को भुना भी लिया जाए और बात बन जाए, उनको ऐसा लग रहा है? सामान्य दिखने की कोशिश मात्र है
कि हम सामान्य हैं, अपने कामकाज में लगे हुए हैं, पार्टी को आगे बढ़ाने की मुहिम में लगे हुए हैं, हमारी सेहत पर फर्क नहीं पड़ रहा है। ये दर्शाने की कोशिश है कि जो भी कुछ किया जा रहा है वो बदले की भावना से हमें बदनाम करने के लिए, हमारी छवि को मलिन करने के लिए किया जा रहा है। इसलिए ये रोजाना राग अलापे जा रहे हैं। मैंने कहा था ना कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला क्यों लूटा। भाई ये बताओ ना कि आबकारी महकमे की पॉलिसी में बदलाव क्यों किया, और फिर इतनी ही बढ़िया पॉलिसी थी तो वापस क्यों लिया, ये तो बता नहीं रहे। आप कह रहे हैं जी अडानी के खिलाफ जेपीसी की मांग हमारी स्वीकार नहीं हो रही है। अडानी की बात मत करो भाई, पहले ये बताओ आबकारी घोटाला क्यों किया गया, पॉलिसी नई बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, नई पॉलिसी अगर बढ़िया थी तो वापस लेने की जरूरत क्यों पड़ी। तो सीधे सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं, घुमा फिरा करके दूसरे मसले को लेकर के अपने पापों पर पानी और मिट्टी डालने की चेष्टा कर रहे हैं। और राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, दूसरे राज्यों के दौरे हों, वहां जाकर के बस ये कोशिश कर रहे हैं, मीडिया का दुरुपयोग करते हुए संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम तो नॉर्मल हैं, हम टेंशन में नहीं हैं। पर वस्तु स्थिति ये है कि आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल पूरी नींद नहीं ले पा रहे होंगे। बिल्कुल, डर तो उनको भी लग रहा है क्योंकि अब उनको भी समझ में आ गया है कि भले ही बड़े शातिराना तरीके से उन्होंने काम किया, खुद एक भी विभाग नहीं लिया, सारे फ़ोन सबूत जो थे उनको मिटाने की कोशिश की, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, लेकिन फिर वो कहते हैं ना भागते हुए चोर जाए उसकी लंगोटी छूट जाए, उससे बहुत कुछ पता चल जाता है। तो ये जो डिजिटल फुटप्रिंट्स है इसके बारे में शायद उन्हें एहसास ही नहीं था और इसीलिए पकड़ में आ गए हैं। आपने अरविंद केजरीवाल और उनकी राजनीति के इर्द-गिर्द जो बारीकियाँ हैं, उन पर जो जानकारी मेरे दर्शकों को दी ओंकार जी, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। आपका भी धन्यवाद। आपने मेरे लिए नमस्कार। वक़्त निकाला, इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। बहुत धन्यवाद अंजू जी।